नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मॉर्निंग वाइफ पर। आज हम मेरे जो चालू सीरीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका दूसरा एपिसोड देखेंगे। आज हम जानेंगे कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को है। इसमें संविधान का सार होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं संविधान द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42 संविधान के अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल है। वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतिष्ठित करते हैं। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व है। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा, भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता वह बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। चौथा एवं अंतिम संविधान लागू होने की तिथि यह 26 नवंबर 1940 की तिथि का उल्लेख करता है। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द का उल्लेख किया गया है। यह शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। चलिए इन सभी शब्दों का हम अर्थ समझ लेते हैं। पहला वर्ड है संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश के डोमिनियन है। उसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, समाजवादी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में सामाजिक लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवॉर्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। इस बात को याद रखें कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य सहित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और विवरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजीकरण का उन्मूलन शामिल है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला एक रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद और ज्यादा झुकाव है। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को 42वां संशोधन अधिनियम 1970 द्वारा जोड़ा गया है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय में भी 1974 में कहा था कि यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान को निर्माता ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। चौथा है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में
एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के लिए सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में ही हो। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था से, जिसमें कार्यकारिणी सभी अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायक के प्रति जवाबदेह है। भारत में वयस्कर मताधिकार, सामूहिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव यह लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। पांचवा है गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक राजशाही और गणतंत्र राज्य व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारी होता है, माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में वही गणतंत्र राज्य के प्रमुख है, हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आते हैं। इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत अर्थात प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। छठा शब्द है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इनकी सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपसंबंधों के जरिए की जाती है। उसके बाद है सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव के समान व्यवहार नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय इन तत्वों पर 1917 में रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अनुपस्थिति तथा साथ ही साथ व्यक्ति विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित कर देती है। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। 8वां अधिकार होता है समता का अधिकार। समता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। इस उपबंध के समता के 3 आयाम शामिल है, नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। मौलिक अधिकार पर नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। 9वां एवं अंतिम अधिकार है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना में उस आधारभूत के दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार पर इसमें संविधान सभा की महान आदर्श सोच का उल्लेख है। इसके अलावा भारत की नींव रखने वाले के सपनों के अभिलाषाओं का परिरक्षण कर दी है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार करती है। भारतीय संविधान का मूल सार प्रस्तावना में दिया गया है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आने वाले मेरे वीडियोस में हम भारत के संविधान के मूलभूत अधिकार एवं मूलभूत कर्तव्यों के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। सो विद दैट सेड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल मॉर्निंग वाइब्स को, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस दे सकूं। सो स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे अपडेटेड मेरे प्यारे दोस्तों। हैव प्लेजेंट एंड सेफ डे। चीयर्स, बाय बाय।